प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य बनाए, इसके लिए पालक महासंघ पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पालक महासंघ के ये पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत शिद्दत के साथ वो रणनीति बना रहे हैं कि जो कह सकते हैं कि शिक्षा में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिन्हें माफिया शब्द का इस्तेमाल उनके लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से माफिया है सिर्फ अपनी कमाई के लिए, अपने निजी लाभ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसी के चलते कहीं ना कहीं ये उनके विरोध में ये पालक संघ काम करता है और बेहतर काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और शुरुआत करते हैं नारी शक्ति से। मैम, कैसे देखते हैं संघ कब से काम कर रहा है और इसका मूल योजना इसकी क्या है? हम लोगों ने 2012 से हम लोगों ने पालक महासंघ का स्टार्ट किया था, क्योंकि हम सभी के बच्चे विंध्याचल स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ पे जाने पर बच्चों का रिजल्ट आया, कोई जो नया जो वहाँ पे जो अधिकारी आए उन्होंने एकदम से इतना बढ़ा दिया फीस और ये, और इतनी ज़्यादा पालकों से बदतमीजी और ये सब करना, और हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। वहीं से हमारी शुरुआत हुई। तो हमारा ये था कि जो आप एक सीमा तक आप अपनी फ़ीस बढ़ाइए और हमारे बच्चों को उतनी पूरी सुविधाएं दीजिए। स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड। क्या नई रणनीति क्या बनाई? हाँ, तो इसी से हुआ था। अब नई रणनीति यही बनी हुई है कि हम लोगों ने, जैसे हमारे जो अध्यक्ष जी हैं विश्वकर्मा जी, हम लोगों ने हर ज़िले में एक संगठन हमने बनाया है कि ताकि वो संगठन मिल करके वहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं जा करके वहाँ से कलेक्टर से बात करके वहाँ के स्कूलों की व्यवस्था देखें कि क्या हो रहा है। जो चीज़ है जो एनसीईआरटी की बुक्स की है, तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके बहुत जगह कोशिश करी कि एनसीईआरटी आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स ऐसी हैं वो बेहतर नहीं हुआ। जो पूरा होना चाहिए वो आज तक नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे कहेंगे इसमें पालक संघ जिस ताकत से काम कर रहा है, इसके साथ साथ ये पालक संघ के सारे पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और ये बहुत पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। कोई बालाघाट से आया है, कोई ग्वालियर से है, कोई छिंदवाड़ा से है, कोई मंदसौर से है। ये सारे सज्जन लोग हैं और अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पे कहेंगे कि क्योंकि ये जनहित का वर्क है और जनहित के काम के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। साधुवाद के पात्र तो है ही, हमारे और आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ये पदाधिकारी हैं और कई बार हमारे टीवी डिबेट में ये बैठते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं? बड़ा चैलेंजिंग वर्क है और कहीं ना कहीं उन माफियाओं के खिलाफ लड़ना पड़ता है जो सिर्फ पैसे के लिए शिक्षा को ये शिक्षा तो दान होता है कहा जाता है, लेकिन अब शिक्षा दान नहीं रही है, कहीं ना कहीं व्यापार का साधन हो गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात में सहमत हूँ। शिक्षा एक व्यवसायी हो चुका है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर शिक्षा माफिया जो हावी है, मध्य प्रदेश सरकार खुद शिक्षा माफिया को संरक्षण देता है। और आज मध्य प्रदेश के जो 2 करोड़ बच्चे और लगभग 1.25 करोड़ जो अभिभावक हैं, वो आज आर्थिक बोझ से भी जूझ रहे हैं और पढ़ाई की स्थिति ये है कि बिल्कुल स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, सरकारी व्यवस्था इनकी चरमरा रही है। और मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और शिक्षा विभाग के मंत्री जी सिर्फ प्रतिदिन इवेंट करते हैं, लेकिन कभी समीक्षा नहीं करते। अगर जिसके लिए पीड़ा है, मैं मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप वास्तव में ही पढ़ लिख कर आला अधिकारी बने हैं तो पालक महासंघ के 5 सदस्यीय पदाधिकारियों के साथ आप डिबेट कर लो कि आप कहीं ना कहीं जाकर अपना जो पद मिला हुआ है उसके साथ आप गलत कर रहे हैं। आपको नैतिकता के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अगले जो आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य का आप खराब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की हालत यह है कि मध्य प्रदेश में सभी राज्यों में हमारा आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है। दूसरा, अगर 17 सीबीएसई शिक्षा की बात जी, शिक्षा की वही मैं आपको बता रहा हूं। जो आज हम मध्य प्रदेश 17वें 15वें पायदान पर खड़े हैं। पिछले 10 साल में 55 लाख बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित हुए हैं। 2011 में 6,800 करोड़ का 6,000। अभी क्या क्या चल रहा है? क्या क्या विसंगतियां हैं? एनसीईआरटी की बुक्स नहीं दी जा रही है, बच्चे फीस ज्यादा ले रहे हैं। मैन अभी मुख्य क्या समस्या क्या है? पालक महासंघ प्रांतीय के जो पदाधिकारीगण हैं, आज जो बैठक में ये प्रस्ताव 9 प्रस्तावों पर हम लोगों की बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिए गए कि मध्य प्रदेश में जो एक्ट तो बने हुए हैं लेकिन अधिकारी उस पर अमल नहीं कर पा रहे, जिसके कारण मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ अभिभावकों को आर्थिक नुकसान होना पड़ता है और कई बच्चे स्कूल से वंचित होने। और सरकार की जो पॉलिसियां चल रही हैं, कई स्कूल जो पिछले 8 से 5-6 साल में 28,000 स्कूल बंद कर दिए, 5,000 बंद करने जा रहे हैं। जो सरकारी व्यवस्था न
होने के कारण निजी स्कूल सरकार की बात नहीं मानते, अपनी मन मर्जी से फीस बढ़ाते हैं, एक्ट को तैयार। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, पिछली साल उनको 8 जून तक बच्चे स्कूल के सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराना थी, लेकिन अभी तक नहीं कराया। सरकार ने उनको ना तो उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और ना ही सरकार ने किसी स्कूल की मान्यता रद्द करी। दूसरी चीज, अभी जैसे कि 1 जनवरी को 90 दिवस पहले समस्त स्कूलों पोर्टलों पे जानकारी देना है। अगर 1 जनवरी को पोर्टल नहीं, तो उनको अधिकार नहीं है फीस बढ़ाने का, और उनको ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगा उस स्कूल की मान्यता रद्द। उसको लेकर आज पालक महासंघ के लगभग ये 50 सदस्यीय जो प्रदेश के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जैसे कि आपने बालाघाट, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, मंडला, इंदौर, सभी जगह से, सागर से आकर हम लोग वही चिंतन कर रहे हैं कि अगर सरकार इस बार इस सत्र में एक्ट के तहत काम नहीं कर पाती है तो पालक महासंघ एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहा है। सर कैसे देखते हैं, बड़ा एक गंभीर सवाल ये है कि एनसीईआरटी बुक्स नहीं दी जाती हैं। जब उनसे कहा जाता है तो सारी बुक्स एनसीईआरटी की दे देते हैं, लेकिन 3-4 बुक वो अपनी घुसेड़ देते हैं, तो उसमें वो जो उनका बजट होता है ना, वो ज्यों का त्यों हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो ठगा जाता है। ये निश्चित सही कहा आपने, धोखा है ये हमारे पालक, जो हमारे प्रदेश के पालक हैं बच्चों के। मध्य प्रदेश हमेशा से पिछड़ा रहा शिक्षा के क्षेत्र में। हम सब भी कहीं, हम जब पढ़ते थे तो यही इसी प्रकार की जो निगम की पुस्तकें होती थी, उसी से पूरा परिवार के सब भाई बहनों ने अपनी किताबों को पढ़ के हम लोग पढ़े। इन लोगों ने बहाना ढूंढ लिया कि सब स्टैंडर्ड किताबें होती हैं। कोई सब स्टैंडर्ड किताबें नहीं होती, सिर्फ इनको एक कमाई का जरिया इन्होंने बना लिया। हर साल कोई चैप्टर बदल दिया जाता है, आगे पीछे कर दिया जाता है, ताकि पेरेंट्स मजबूर हो जाए। बच्चे भावनात्मक रूप से पीड़ित हों, उनको उस बात की चिंता रहती है कि किताबें नहीं हैं, हम पुरानी किताब से नहीं पढ़ सकते, और इस तरीके से पेरेंट्स पे, बच्चों पे दबाव बनाया जाता है, मानसिक पीड़ा होती है उससे। इसके बारे में कोई इनकी चिंता नहीं है। सरकार इस बारे में सोच भी नहीं पा रही है। जिस प्रकार के, जब बच्चे इस प्रकार पढ़ेंगे ऐसी किताबों से, तो क्या भविष्य होगा, और ऐसे पुल बनेंगे, इसी प्रकार की रोड बनेंगी, और इसी प्रकार के इंजीनियर पैदा होंगे। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं, बड़ा गंभीर सवाल है, और ये निश्चित तौर पे जब शिक्षा ही किसी भविष्य, किसी देश का भविष्य होता है, वही नहीं पढ़ लिख कर तैयार होगा, उसी में त्रुटियां होंगी, तो कैसे चलेगा। देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है, हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, संघर्ष कहाँ से आगाज हो रहा है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और विभिन्न बिंदु पे जो आपने कहा है कि एक नया नाम दिया शिक्षा माफिया, शिक्षा माफिया पे हमें कैसा लड़ना है, पालक महासंघ कैसे लड़ेंगे, किस प्रकार से लड़ेंगे, यहाँ पे मंथन हो रहा है, विमर्श हो रहा है, और इसके लिए जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर समितियों का निर्माण किया जा रहा है। साथ में हम लोग जमीन पे लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, और जहां भी जैसी लड़ाइयाँ होंगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और जो जो विकृतियां हैं, जैसे आपने बताया कि पुस्तकें, तो कलेक्टर का दायित्व है, जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व है कि मिनिमम मूल्य उन पुस्तकों को जो 2 प्राइवेट पब्लिकेशन की चलती है निर्धारित कराने में मदद करें। नहीं करते तो सड़कों पर संघर्ष होगा। बहुत सारे लोग हैं, चूंकि काफ़ी लोग हैं, हम तो ये जितने भी पालक संघ के पदाधिकारी हैं, और निस्वार्थ भाव से ये लोग जनहित का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये साधुवाद के पात्र भी हैं। जिस तरीके से पालक महासंघ इस पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि अब शिक्षा माफिया जो है, निश्चित तौर पे पहले क्या होता था, शिक्षा गुरुकुल होती थी, लेकिन अब गुरुकुल सारे खत्म हो गए हैं। इन सारी जो जिम्मेदारी है अब वो इन लोगों ने उठा ली है, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आप देखेंगे एक बच्चे की फीस 8-10 हज़ार रुपये होती है। सरकारी स्कूलों में लोग जाते नहीं है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सुरक्षा का निजीकरण हो रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम अपने सहयोगी सुनील से कहेंगे कि ये हमारे साथ एक स्कूल संचालक भी हैं, और अच्छी बात यह है कि वो पालक संघ के पदाधिकारी भी हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सर, एक तरफ आपके विरोध में काम हो रहा है और आप पालक संघ में हैं, कैसे देखते हैं? इसमें बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति नहीं है, क्योंकि विद्यालय संचालन का मेरा उद्देश्य छात्र के हित में है और छात्र को साक्षर करने के लिए है। तो पालक संघ कहीं से हमारा विरोधी नहीं है। हम मात्र परेशान हैं उन विद्यालय संचालकों से जिनको लुटेरा कहा जा रहा है। बदनाम आप भी हो रहे हैं। देखिए, बदनाम होने के लिए तो सब लोग हैं सामने, लेकिन बदनाम भी वही हो रहे हैं जो काम कर रहे हैं। वो बदनाम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। यदि हमारे अभिभावकों का विश्वास हमारे साथ है तो हम उन लुटेरों की सूचियों में शामिल नहीं है। पालक संघ की इनकी तारीफ भी की और साथ में ये भी कहा कि बदनाम वही हो रहे हैं जो बुरे काम कर रहे हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि शिक्षा अब धंधा बनती जा रही है, और ये धंधा इसलिए बनती जा रही है कि सरकार का ध्यान नहीं है। और पहले होता था कि गुरुकुल खुलते थे, शिक्षा को लोग दान करते थे, दान
लेकिन अब दान नहीं है, वो दान के साथ साथ पैसा भी कमाते हैं और निश्चित तौर पे कमाइए, कोई इशू नहीं है, कम से कम लूटिए मत। और अगर लूटना ही है तो दूसरा व्यवसाय करिए, शिक्षा के नाम पर आप शिक्षा को कलंकित मत करिए। पालक संघ निश्चित तौर पर साधुवाद का पात्र है कि एक पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अलग जगा रहा है वो, उसके लिए उन्हें साधुवाद। और ये पालक संघ आने वाले सत्र में जो भी शिक्षा माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और जन आंदोलन खड़ा करेगा अगर कोई भी स्कूल अगर गलत तरीके से अभिभावकों को परेशान करता है तो। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। प्रदेश के